ठीक है, तो हम लोग इनकोडर तक डिस्कस कर लिए थे, है ना? तो इनकोडर में क्या होता है, जो भी इनपुट लाइन हाई होती है, वही इनपुट लाइन हम उसी के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कन्वर्जन हम आउटपुट पे दिखा देते हैं, है ना? जैसे 8 to 3 इनकोडर है, तो हम उसको इनकोड कर रहे हैं एक्चुअली। तो जैसे 0 0 लाइन 1 है, तो 0 को हम इनकोड कर रहे हैं बाइनरी में, तो बाइनरी में इनकोडिंग क्या होती है इसकी? 0 0 0। और 8 लाइन्स हैं टोटल, तो कितने बाइनरी बिट्स लगेंगे 8 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, या 8 नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैक्सिमम कितने बाइनरी बिट्स लगते हैं? 3 बिट लगते हैं। तो सिमिलरली वही कन्वर्जन हो रहा है 8:3 का, है ना? 8 का लॉग लेंगे लॉग बेस 2 में, तो जो नंबर आएगा वही इसका आउटपुट आ रहा है 3 बिट, है ना? तो जब भी 0 वाली बिट हाई होगी, तो ये 0 के अकॉर्डिंग कन्वर्जन कर देगा। जब भी 1 वाली हाई होगी, तो 1 के अकॉर्डिंग बाइनरी कन्वर्जन कर देगा, है ना? जैसे आई 2 वाली हाई होगी तो 2 दे देगा। इसी सिमिलरली 3 हाई होगी तो 3 के अकॉर्डिंग बाइनरी बिट दे देगा। तो इसमें देखो हो क्या रहा है, एक एट अ टाइम एक ही हाई है ना? ये हाई नहीं हो सकती, या ये दोनों हाई नहीं हो सकती, इन दोनों को 0 ही होना पड़ेगा। अभी अगर इसमें यही बोले कि क्या होगा अगर साइमल्टेनियसली ये हाई हो जाए तो, ठीक है? एक तो हाई है ही है जिसके अकॉर्डिंग हमें करना है। अगर उसके करस्पॉन्डिंग ये भी हाई हो जाए तो, जैसे ये इस केस में देखो I1 हाई है और अगर हम I0 को भी 1 कर दें तो क्या होगा? तब इसका ऑपरेशन हिंडर हो जाएगा, मतलब ये अपना प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो इसके लिए एक फर्दर डिजाइन की जाती है, एक फर्दर डिजाइन है, उसको बोलते हैं प्रायोरिटी इनकोडर। तो प्रायोरिटी इनकोडर का काम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रायोरिटी इनकोडर, करस्पॉन्डिंग टू योर इंटरव्यूज, चाहे प्लेसमेंट का इंटरव्यू हो और चाहे पीएसयू का इंटरव्यू हो या कैसा भी इंटरव्यू हो, ठीक है? तुम्हारे टेक्निकल सब्जेक्ट में प्रायोरिटी इनकोडर स्पेशली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी इनकोडर में हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी इनकोडर का काम ये है कि सपोज करो कि I1 अगर 1 है, ठीक है? और उसके साथ I0 की कंडीशन कुछ भी हो, चाहे 1 हो या 0 हो, यानी डोंट केयर हो, फिर भी वो हमेशा हाईएस्ट बिट को देखेगा, हाईएस्ट लाइन नंबर देखेगा, जो 1 होगी, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी आउटपुट दे देगा। जैसे यहाँ पे I1 हाईएस्ट थी, क्योंकि बाकी सारी हायर तो 0 है, तो I1 के करस्पॉन्डिंग ये दे देगा। ये नहीं चेक करेगा कि I0 के करस्पॉन्डिंग या I1 से लोअर जो भी लाइन है, उसकी क्या पोजीशन है या उसकी क्या कंडीशन है, वो 1 है, हाई है, लो है, वो नहीं चेक करेगा। सिमिलरली इस केस में देखो, I2 देखेगा वो, I2 1 है, इससे हायर 0 है, तो I2 को बेस मान लेगा, उससे लोअर वो चेक नहीं करेगा कि वेदर वो 0 हो या वो 1 हो, ठीक है? तो I2 हाई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कन्वर्जन क्या आ जाएगा बाइनरी बिट में 2, तो वो 1 0 दे देगा आउटपुट। सिमिलरली I3 में अगर I3 1 है, तो बाकी सारी लोअर लाइन्स वो चेक नहीं करेगा, ठीक है? तो ये प्रायोरिटी इनकोडर होता है। प्रायोरिटी मतलब क्या है कि ये हाईएस्ट लाइन नंबर को प्रायोरिटी देगा। अगर हाईएस्ट लाइन नंबर 1 है, जो भी हाईएस्ट लाइन नंबर 1 है, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है? तो अगर सपोज करो तुम्हारा इनपुट ये होता 1 0 0 1, ठीक है, लाइन नंबर, तब भी आउटपुट क्या आता? 1 1 आता, ठीक है? क्योंकि ये इसको कंसीडर ही नहीं करता ये तीनों बिट। वो उसको डोंट केयर ले लेगा, तो ये केवल इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करेगा, मतलब I3 को 1 मान लेगा और उसके हिसाब से बाइनरी कन्वर्जन कर देगा, ठीक है? अब यहाँ पे देखो क्या है कि इसको तुम इसका आउटपुट निकाल सकते हो ना के मैप से, Y1 को और Y0 को, Y0 का एक्सप्रेशन, ठीक है? ये तुम्हारा ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या शायद? इसी का है। हाँ, इसी का ये निकला हुआ भी है, अगर नहीं ये भी निकला हुआ है तो यहाँ पे बना के देख लेना। के मैप से रिडक्शन सबको आई गेस आता ही होगा, है ना? जिसको नहीं आता साथ-साथ करते जाओ। इधर हम ले रहे हैं I3 I2 0 0 0 1 1 1 1 0, कोडिंग ग्रे मैप की लेते हैं, ग्रे कोडिंग लेते हैं। 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है? ये आ रहा है तुम्हारा I1 I0 इधर से, और इधर से I3 I2, ठीक है? तो अगर Y1 के लिए ले रहे हैं तो Y1 कहाँ पे 1 है देखो, Y1 1 है, 0 1
जब I3 0 है और 1 के केस में, है ना, और I1 I0 की कंडीशन कुछ भी हो, यानी इस पूरे में वो 1 है। ठीक है, चाहे I0 I1 0 0 हो या 0 1 हो, ये वाली केस की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें 0 0 से लेके 0 0 0 1 1 1 1 0 चारों केस आ जाएंगे। ठीक है, अभी Y1 के लिए हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या होगा, जब I3 1 है, I3 कहाँ कहाँ पे 1 है, देखो इस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, और बाकी सारी बिट्स कुछ भी हो तो Y1 1 होगा, तो यानी कि ये चारों 1 हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0, है ना। तो अब यहां से रिड्यूस करके बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है। ऑक्टेट बना लोगे ना इसका? जल्दी से रिड्यूस करके बताओ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है Y1 का यहां से, हालांकि लिखा हुआ है। किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर से जा रहा है क्या रिडक्शन के मैप का? ये एक तुम्हारा ऑक्टेट ये बन जाएगा, ठीक है, और एक तुम्हारा ऑक्टेट ये बन जाएगा। हमेशा बिगेस्ट ऑक्टेट बनाते हैं या बिगेस्ट सेट ऑफ बिट्स बनाते हैं रिडक्शन के लिए। तो अगर हमें ऑक्टेट मिल रहा है तो और वो हमेशा 2 की पावर में रहता है ना। तो या तो 2 ब्लॉक्स का होगा, या तो 4 ब्लॉक्स का होगा, या तो 8 ब्लॉक्स का होगा। तो 8 ब्लॉक को ऑक्टेट बोलते हैं। जनरली 8 ब्लॉक से ज्यादा का बनता नहीं है। ठीक है, उसके 8 से ऊपर भी अगर कुछ बन रहा होगा तो वो 16 ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, देन 32 ब्लॉक का हो जाएगा। जनरली 4 बिट से ज्यादा, 4x4 से बड़ी के मैप जनरली नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफी काफी हेक्टिक हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्वीन मैकलेस की मेथड होता है रिडक्शन के लिए, वो यूज करते हैं। ठीक है, जनरली के मैप इससे बड़ा मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको हम रिड्यूस कर रहे होंगे इस ऑक्टेट को, तो देखो क्या है कि I0 I1 दोनों सारे कैंसिल हो जा रहे होंगे, 0 1 0 1 होके। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से भी देखो ये 1 और 0 ये कैंसिल हो जाएगा, किस कौन सा, I2। यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा I3। समझ आ रहा है? ये पूरा ऑक्टेट हम जब नीचे वाला ले रहे हैं तो, है ना। तो इससे देखो 0 0 1 1 I1 कैंसिल हो जाएगा और सिमिलरली I0 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ से देखो इन दोनों में ऊपर नीचे ये I2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1 और 0 दोनों के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो I2 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा, केवल I3। सिमिलरली जब ये ऊपर वाले ऑक्टेट पे हम लगाएंगे, ऊपर वाले ऑक्टेट को रिड्यूस करेंगे, तो ऊपर वाले ऑक्टेट से देखो I3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे कितना बचेगा, I2 बचेगा, और यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, I0 और I1। तो I3 प्लस I2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली Y0 का करके देख लो तुम लोग, Y0 के लिए लगा के देख लो। Y0 के लिए कर लोगे या हम बता दें उसको भी? ये हालांकि बना हुआ है। ठीक है, अगर किसी को केमैप से रिडक्शन में प्रॉब्लम है तो बता देना, उसको भी एक बार। बहुत बहुत ही आसान होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बता दो, उसको भी करके देखते हैं। तो ये Y0 वाला कर लोगे ना तुम लोग? यस सर, कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया यूनिट में। इसमें 2 3 एडर बचे हुए हैं।
तो अब देखो एडर, अब जैसे सिंपल अभी तक सिंगल बिट का एडिशन हम लोग कर रहे थे, तो सिंगल बिट के एडिशन में तुमने एक हाफ एडर लगा दिया, फुल एडर लगा दिया, या हाफ सब्ट्रैक्टर लगा दिया, फुल सब्ट्रैक्टर लगा दिया। अगर दो बिट के बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल बिट्स हैं, कहने का मतलब अगर हमारे पास 4 बिट्स हैं, है ना, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास A0, A1, A2 और B0, B1, B2, ये कोई नंबर है, इनको ऐड करना है। तो अगर एक सिंगल बिट को ऐड करना है तब तो हम हाफ एडर या हाफ सब्ट्रैक्टर लगा सकते हैं। लेकिन अगर 3 बिट का नंबर है उसको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? तो हमें, या तो हम क्या करें कि एक-एक करके बिट्स भेजें, है ना? या तो एक-एक करके बिट्स भेजें, तो उसको स्टोर करें हम किसी रजिस्टर में, है ना? सिमिलरली इसको भी स्टोर करें, दोनों नंबर्स को किसी रजिस्टर में स्टोर करें, एक-एक करके साइमल्टेनियसली भेजें, है ना? एक-एक करके हम साइमल्टेनियसली उसको भेजें किसी फुल हेडर में या हाफ हेडर में, जिस जो भी रिक्वायरमेंट हो हमारी, ठीक है? ठीक है? सपोज करो हम फुल हेडर में दे रहे हैं और इसके साथ एक हम कैरी भी दे रहे हैं फिर, है ना? पे हम कैरी आउट ले रहे हैं, ठीक है? तो एक-एक करके भेजें इसको, तो सबसे पहले ए नॉट भेजें, फिर बी नॉट भेजें, देन A1 भेजें, देन B1 भेजें, है ना? एक-एक करके एडिशन करें और सिमिलरली स्टोर भी करें सम और कैरी के फॉर्म में, है ना? तो इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम एक-एक बिट भेज रहे हैं ना, सीरियली, तो इसको बोलते हैं सीरियल एडर। मतलब क्या है कि सीरियल एडिशन हो रहा है, एट ए टाइम 1 बिट जा रही है। तो इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि रिसोर्स कम यूज हो रहा है, केवल एक फुल एडर यूज हो रहा है 3 बिट एडिशन के लिए, ठीक है? और डिसएडवांटेज क्या है? स्टोरेज, एक तो ये कि स्टोरेज के लिए चाहिए होगा, तुमको रजिस्टर्स चाहिए होंगे स्टोरेज के लिए, क्योंकि ये जो बिट तुम सीरियली सेंड कर रहे हो इसको स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड, स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी, है ना? तो दिस इज सीरियल एडर इज द स्लोएस्ट एडर, है ना? सीरियल एडर, इसकी नोट्स मिल जाएगी तो परेशान नहीं होना। नोट्स हमने एक्चुअली स्कैन किया है, थोड़ा एडिट बचा हुआ है, तो वो हम नोट्स दे देंगे, तुम तो बहुत परेशान नहीं होना, इसकी नोट्स मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है? आई होप कि सबको लास्ट टाइम वाली नोट्स मिल गई होंगी। मेरे को किसी ने मैसेज नहीं किया था तो मैंने उस पे ग्रुप पे डलवा दिया था, तो आई होप सब लोग ऐड होंगे और सबको मिल गई होगी नोट्स। अगर किसी को नहीं मिली हो तो हमसे ले सकता है वो हमको मैसेज करके, ठीक है ना? कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी भी नोट्स तुमको मिल जाएगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये स्लोएस्ट एडर होता है। तो ये इसके सबसे बड़ा, क्योंकि तुम एडिशन करना चाहते हो मल्टीपल बिट्स का, तो तुम क्या चाहते हो कि तुरंत हमको सारे बिट्स एक साथ मिल जाएं। जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि सबसे पहले इसका एडिशन हो, फिर इसका एडिशन हो, फिर इसका एडिशन हो, फिर हमको कैरी पता चले। नहीं, हम चाहते हैं कि तीनों बिट्स साइमल्टेनियसली ऐड हो जाएं, ठीक है? एक साथ हमें रिजल्ट चाहिए। तो सीरियल एडर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? स्पीड, सबसे स्लोएस्ट एडर होता है ये, ठीक है? अगला क्या है? अगला एडर आता है पैरेलल। एक मिनट रुको, हम ब्लैंक पेज खोल लें तो शायद उस पे ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अगला तुम्हारा आता है, अब जैसे हमने क्या किया, अभी एक एक बिट को ऐड कर रहे थे। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास A0, A1, A2, अच्छा ये हम उल्टा लिख रहे हैं जानबूझ के, तो उसको उसको कंसीडर, या इसको सीधा ही कर लो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, A2, A1, A0, E2, क्या हो गया ऐसे? B2, P1 एंड P0।
ठीक है, ये तुम्हारे पास 3 बिट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका एडिशन साइमल्टेनियसली हो जाए। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ तीनों बिट्स, जैसे ए नॉट बी नॉट को एडिशन होके हमको मिल जाए कि रिजल्ट क्या आ रहा है, ए वन बी वन का एडिशन होके मिल जाए और ए टू बी टू का भी एडिशन होके हमको रिजल्ट तुरंत पता चल जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको भी ऐड कर लें एक साथ एक ब्लॉक में, या इसको हम फुल एडर को दे दें, ठीक है, या हाफ एडर को दे दें, इसको भी हम एक साइमल्टेनियसली एक फुल एडर को दे दें या हाफ एडर को दे दें, इसको भी एक फुल एडर या हाफ एडर को दे दें। तो सबसे पहली चीज तो ये कि पहली बिट जो है तुम्हारे पास ए नॉट और बी नॉट, यहाँ पे तुमको ये नहीं पता है कि कैरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कोई और तीसरी बिट नहीं है, तो इसको तुम दे सकते हो, चाहे हाफ एडर को दे दो चाहे फुल एडर को दे दो। फुल एडर के लिए फिर कैरी इन 0 हो जाएगा क्योंकि अभी कोई कैरी नहीं है। लेकिन अब यहाँ से जब इसका एडिशन होगा तो सपोज करो सी नॉट आ रहा है, सम, या एस नॉट बोल लो सम को, ठीक है, और कोई कैरी आ रहा है सी नॉट, वो सी नॉट क्या होगा, यहाँ पे जाना चाहिए ना ऐड होने के लिए, तो वो सी नॉट यहाँ पे आएगा, है ना। तो अब इन 3 बिट का एडिशन करना पड़ेगा, तो ये सेकंड वाला जो है ये फुल एडर ही होना चाहिए, क्योंकि हमें 3 बिट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली ऐड कर रहे हैं, तो हो सकता है ए नॉट और बी नॉट को एक कैरी मिल रहा हो पहली बिट से, लो एलएसबी से, सेकंड बिट से, सेकंड बिट एडिशन के लिए कोई कैरी आ रहा हो एलएसबी से, है ना। दिख रहा है ना, ए नॉट बी नॉट को हमने ऐड किया, जैसे वन वन को ऐड किया, सपोज करो ए नॉट बी वन था, बी नॉट बी वन था, तो वन वन को ऐड करते तो क्या आता, जीरो वन आता ना, तो वन कैरी होता, तो ये वन यहाँ पे आएगा ना, तो इसको हम सी नॉट दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पे ए वन और बी वन के साथ हमें सी नॉट को भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमको इसके लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे हम हाफ एडर नहीं यूज कर सकते, इट मस्ट बी अ फुल एडर, ठीक है। देन अगेन इसको ऐड किया तो यहाँ पे एडिशन आ गया एस वन, ठीक है, एस वन आ गया। देन अगेन क्या हुआ, कैरी यहाँ से आया सी वन, ये वापस हमें देना पड़ेगा इसे सी वन, इस इट ऑल्सो मस्ट बी फुल एडर, एडिशन होना चाहिए। देन यहाँ पे आएगा सी टू, सॉरी सम आ जाएगा एस टू, देन एक कैरी आउट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, दैट विल सी टू, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस एडिशन को हम बोलते हैं पैरेलल एडर। क्यों? क्योंकि पैरेलली सारे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना तुम्हारे, पैरेलल एडर, क्योंकि सारी बिट्स का एडिशन जो है वो पैरेलल हो रहा है, दिख रहा है। और तो कितने, अच्छा यहाँ पे हम ये बता सकते हैं क्या कि कितने फुल एडर्स लगेंगे, कितने हाफ एडर्स लगेंगे। अगर हम सारे फुल एडर्स ही यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एन बिट का एडिशन हो रहा है तो एन ही लगेंगे, एन फुल एडर्स, नंबर ऑफ फुल एडर्स कितने लगेंगे, एन लगेंगे। क्यों? क्योंकि 3 बिट का एडिशन अगर हो रहा है तो 3 फुल एडर लगेंगे, 4 बिट का हो रहा है तो 4 फुल एडर लगेंगे। उसी तरह से अगर हम केवल केवल हमारे पास अगर हाफ एडर्स हैं तो कितने हाफ एडर्स लगेंगे, नंबर ऑफ हाफ एडर्स, ये तुम लोग निकाल के बताओ, सोच के बताओ कितने लगेंगे। अगर हमारे पास फुल एडर के ब्लॉक्स नहीं है लेकिन एडिशन यही करने हैं, यही 3 बिट का एडिशन ऐसे ही होना है, तो कैसे होगा, नंबर ऑफ हाफ एडर्स कितने लगेंगे, ये सोच के बताओ कितने लगेंगे। ठीक है, हाफ एडर में कितने बिट का एडिशन हो सकता है एट ए टाइम, एट ए टाइम 2 बिट का हो सकता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम एन बिट का एडिशन कर रहे हैं यूजिंग पैरेलल एडर, बट हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो केवल हाफ एडर्स के हैं, हमें फुल एडर यूज नहीं करने हैं, तो कितने नंबर ऑफ हाफ एडर ब्लॉक्स लगेंगे। ठीक है, हाफ एडर भी है तुम्हारे तो पास, उसके टू साथ एन और सो गेट भी टू है। एन फिर से जरा एक बार, फिर से एक बार सोचो, फिर से एक बार, पहली स्टेज पे कितने लगेंगे, यहाँ पे जो सेकंड थर्ड और लास्ट स्टेज तक, सेकेंड थर्ड से लेके nth स्टेज तक हर स्टेज पे टू टू लगेंगे, टू हाफ एडर्स। बट फर्स्ट स्टेज पे कितने लगेंगे, फर्स्ट स्टेज पे एक ही लगेंगे क्योंकि दो ही बीट है ना। टू एन माइनस वन हाँ, टू एन माइनस वन हाफ एडर्स लगेंगे। उसके साथ उन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ से जो रिजल्ट आया सी नॉट ए नॉट को जोड़ के और फिर ए वन और बी वन को जोड़ के, तो इन दोनों के बीच में हाफ एडर्स भी लगेंगे ना, एक हाफ एडर हर स्टेज पे लगेगा, और सॉरी हाफ एडर बोल रहे हैं, एक और गेट हर स्टेज पे लगेगा, है ना। तो इसके साथ साथ एन माइनस वन और गेट, टोटल कितनी सर्किट लगेगी, टू एन माइनस वन हाफ एडर और उसके साथ एन माइनस वन और गेट। और क्यों लगेगा, समझ आया।
लग रहा है नहीं समझ में आया किसी को। तो इसका इसका ब्लॉक डायग्राम बना लो पहले। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा बहुत बहुत हार्ड फॉर्मूला नहीं बता रहा है, ये करके देख सकते हो, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो इसको अगर एन में नहीं समझ में आ रहा तो 3 बिट ले लो, 4 बिट ले लो, एन की वैल्यू 4 कर दो, फिर सोचो कैसे होगा, तो वहां से कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तुम इसका इसका ऐसे बनाते हैं, फुल एडर जब भी तुम्हारा आएगा रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ए नॉट बी नॉट, और यहाँ पे अगर हम कुछ कैरी देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो वो जनरली 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको C1 बोल दे रहे हैं, हालांकि है वो C0 स्टेज की। S1 सिमिलरली ये यहाँ जाके प्रोपोगेट हो जाएगा। A2 B2, ठीक है, तो ये तुम्हारा एक, एक ब्लॉक डायग्राम एग्जांपल है कैसे एडिशन होता है, पैरेलल एडिशन फॉर 3 बिट, 3 बिट पैरेलल एडर। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है क्या? इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज है, जब तक ये कैरी नहीं निकलेगा तब तक ये एडिशन कंप्लीट होगा क्या? नहीं होगा ना, तो हर स्टेज पे ये कैरी हमारा प्रोपगेशन डिले क्रिएट करेगा, क्योंकि जब तक ये एडिशन नहीं होगा ए नॉट बी नॉट का तब तक ये कैरी नहीं आएगा। ये एडिशन तो हम कर लेंगे लेकिन ये कैरी जब तक नहीं आएगा तब तक ये एडिशन कंप्लीट नहीं होगा। सिमिलरली जब तक ये एडिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वाला कैरी नहीं आएगा, और जब तक ये वाला कैरी नहीं आएगा तब तक ये वाला एडिशन कंप्लीट नहीं होगा, है ना? तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगी, अगर बहुत ज्यादा एन एन की वैल्यू बहुत लार्ज है, एन मतलब नंबर ऑफ बिट्स जो एडिशन में यूज हो रही है, जैसे एन बिट यानी कि जैसे 10 बिट, अगर 10 बिट एडिशन कर रहे हैं तो जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो कैरी प्रोपगेशन डिले बहुत बढ़ जाएगा। प्रोपगेशन डिले मतलब टाइम टू प्रोपगेट, मतलब वहां पहुंचने का टाइम। ठीक है, यहाँ इसको प्रोपगेट होने का टाइम, इसके कैलकुलेट होने से प्रोपगेट होने तक का टाइम प्रोपगेशन डिले में आएगा। ठीक है, जहां पे उसको यूज कर रहे हैं और जितना टाइम वो जनरेट हुआ और जब भी वो यूज होने लग गया कहाँ पे? एडिशन में, तो उसके जनरेट होने से यूज होने तक के टाइम को प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे एन की वैल्यू लार्ज होती जाएगी, या एन की वैल्यू, एन मतलब नंबर ऑफ बिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एडिशन, तो एन जैसे जैसे एन की वैल्यू लार्ज हो जाएगी वैसे वैसे प्रोपगेशन डिले की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो नो डाउट ये सीरियल एडर से फास्ट फास्ट है, लेकिन अगर ये एन की वैल्यू बहुत लार्ज हो जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो ये प्रोपगेशन डिले भी बहुत लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में भी ये अनडिजायर्ड है, ये इतना प्रोपगेशन डिले अनडिजायर्ड है। ठीक है, हर स्टेज में क्या होता है, तो अगर तुमको याद हो फुल एडर की सर्किट में, तो एक तुम्हारा एक्सऑर गेट होता है ना, और उसके साथ तुम्हारा फिर से एक यहाँ पे एक एंड गेट होता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में फिर से एक एक्सऑर गेट होता है एडिशन के लिए, है ना? फिर वहां से उसके रिजल्ट और उसके एडिशन का रिजल्ट को यहाँ पे ले आके सॉरी और करते हैं, है ना? तो ये 2 स्टेज में आता है ना, तो एडिशन में देखो 2 एक्सऑर गेट लगते हैं, एक यहाँ का एक यहाँ का, तो अगर इसका डिले एक टीपीडी है, टी ऑफ प्रोपगेशन डिले, और इसका भी एक टीपीडी है, अगर आइडेंटिकल तुम्हारे लॉजिक गेट्स हो, तो टोटल डिले सम के लिए कितना आएगा? दिस टीपीडी
प्लस दिस टीपीडी, तो हर एक सम के लिए कितना डिले आएगा, 2 पीडी, 2 टीपीडी। टी इज टाइम, पीडी इज प्रोपगेशन डिले, है ना। तो जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ते जाएंगे तो वैसे ये एक गेट के लिए टू टू टीपीडी है, तो एन गेट्स के लिए कितना हो जाएगा, 2 एन टीपीडी। ठीक है। तो अगर एन की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो ये वैल्यू भी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये नोट्स मिल जाएगा तो परेशान नहीं हो, केवल समझते चलो। ठीक है, तो 2 एन टीपीडी की वैल्यू भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में ये वैल्यू बहुत लार्ज हो जाएगी, तो वो अनडिजायर्ड है, क्योंकि हम इतना वेट नहीं करना चाहते। हम अगर ऐड कर रहे हैं 2+5 या 75+91, तो हम चाहते हैं रिजल्ट हमें मिल जाए, हम उसके लिए 10 सेकेंड का वेट नहीं करना चाहते, है ना। इसलिए ये वैल्यू भी बहुत लार्ज हो जाएगी। तो अगर एन की वैल्यू बहुत लार्ज है तो उस केस में पैरेलल एडिशन भी बेटर नहीं होता। अब इसमें क्या, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो कैरी हम ले रहे हैं, ये कैरी टाइम ले रहा है, क्योंकि हर स्टेज में कैरी कैलकुलेट हो रहा है ना। ये कैरी कहाँ से आ रहा है, पिछले स्टेज से, तो पिछले स्टेज से ये प्रोपगेट होके आ रहा है, तो हर स्टेज से यही इसका डिले का कारण है। तो अगर हमको ऐसा कुछ, हम ऐसी कोई सर्किट डिजाइन करें या ऐसा कुछ सोचें कि हमको ये कैरी हमको ऑटोमेटिकली मिल जाए, मतलब इस स्टेज का कितना कैरी है वो हमको ऑलरेडी पता हो, मतलब इसको हमको प्रोपेगेट ना करना पड़े, ये हमको ऑलरेडी पता हो। ठीक है, ये हमको ऑलरेडी पता चल जाए या हम पहले से कैलकुलेट कर लें। कुछ ऐसा करें कि हमको C2 की वैल्यू, C1 की वैल्यू, और ये जो सीन हम दे रहे हैं वो तो खैर अलग बात है। तो ये जो जितने भी स्टेजेस लगे हैं, तो उसमें ये जो सीन है जो पिछले स्टेज से आ रहा है, अगर ये हमको पहले से पता चल जाए या हम पहले से कैलकुलेट कर लें, तो हमको A1 B1 A0 B0 और A2 B2 तो पहले से हमको पता ही है, क्योंकि वो तो इनपुट्स ही हैं। तो बस हमको ये करना है कि इस कैरी की वैल्यू हम समहाउ पहले से कैलकुलेट करके रखें, कि जैसे ही हम इनपुट अप्लाई करें तुरंत हमारे पास कैरी भी अवेलेबल हो, तो हमको सम और कैरी तुरंत हर स्टेज का पता चल जाएगा, है ना। तो हमको तुरंत सम मिल जाएगा। तो इसको, इस मेथड को बोलते हैं जहां पे हम कैरी पहले से ही कैलकुलेट करके रखते हैं। लुक अहेड कैरी या कैरी लुक अहेड एडर। ठीक है, लुक अहेड कैरी। लुक अहेड कैरी मतलब वही कैरी को हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है, या इसको कैरी लुक अहेड भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, कैरी लुक अहेड, नाम नाम से जैसा क्लियर है। कैरी लुक अहेड मतलब पहले से ही कैरी को हम कैलकुलेट करके रखते हैं, तो इसमें यूज करते हैं जो सर्किट, उसमें हम वही फुल एडर का ही यूज करते हैं, जो फुल एडर की तुम्हारे एक्सप्रेशंस होते हैं वही यूज करके हम कैरी पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कैरी लुक अहेड एडर की, कि अभी तक जितने एडर हमने पढ़े कौन कौन से पढ़े, सीरियल सबसे स्लोएस्ट है, उसके बाद पैरेलल मॉडरेट है स्पीड के मामले में, और लुक अहेड कैरी जो है तुम्हारा ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट एडर। क्यों, क्योंकि एक तो सारी साइमल्टेनियसली एडिशन हो रहे हैं सारे बिट्स के, उसके साथ साथ कैरी भी साइमल्टेनियसली ही कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए ये फास्टेस्ट एडर है। ठीक है, तो इसमें हम यूज क्या करते हैं, इसमें हम यूज वही करते हैं फुल एडर वाली सर्किट, ये जो तुम्हारी है एडिशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई, यहाँ पे हम कोई ए आई बिट दे रहे हैं, आई मतलब आई कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 to n। ठीक है, या n-1 बोल लो, टोटल n बिट्स हैं। आई कैन बी लाइंग बिटवीन 0 to n-1, एनीवेयर इन बिटवीन 0 to 1, मतलब ये कोई भी आई बिट हो सकती है जो 0 से n के बीच में हो सकती है। ठीक है, ये ए आई हो गई, ये बी आई हो गई, यानी कि B1 B2 B3 में से कुछ भी हो सकता है, और ये A1 A2 A3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको जो आया उसको पी आई नाम दे दिया। ठीक है, अभी केवल इसको देखते चलो। देन अगेन यहाँ पे इसको एस आई दे दिया, यानी कि सम उस बिट का, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, इसको दे दिया हमने जी आई नाम। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारी आ रही थी एक सी आई। ठीक है, जो कैरी थी उस बिट की।
और इसका हम लेते हैं और, है ना? तो एक ब्लॉक ये होता है फुल एडर का और एक ब्लॉक ये होता है। हालांकि यहाँ पे फुल एडर से कोई लेना देना नहीं है, बस ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है, एक तुम्हारी आती है पीआई, एक आती है जीआई। ठीक है, यहाँ पे आता है एसआई और ये होता है सी आई प्लस वन, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज की कैरी है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको आई प्लस वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, पीआई को बोलते हैं कैरी प्रोपगेशन टर्म। ठीक है, पीआई कैरी प्रोपगेशन टर्म, और जीआई को बोलते हैं कैरी जनरेटर टर्म। कैरी जनरेटर, जनरेटर है इसलिए इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं और पीआई को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोपगेशन टर्म। ठीक है, तो पीआई की वैल्यू कितनी आएगी? पीआई की वैल्यू आती है ए आई एक्सॉर बी आई, है ना? सिंपल सी बात है। और इसमें वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो हमने फुल एडर के लिए यूज किया था। फुल एडर का जो एक्सप्रेशन था वही यूज करके हम, देखो इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास इनपुट दिया हुआ है, ऑलरेडी हमारे पास इनपुट इनपुट बिट्स दी हुई है और उसकी कैरी दी हुई है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का तो हम इनपुट ही दे रहे होंगे, तो ये किसी एक स्टेज, किसी एक आईथ स्टेज की सर्किट हम बता रहे हैं। ये हर स्टेज पे वही यही सर्किट लगी होगी, लेकिन ये किसी एक आईथ स्टेज की सर्किट हम दिखा रहे हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली वो काम वो हर हर उस पे कर रहा होगा, हर स्टेज पे कर रहा होगा, यानी जीरो से लेके एन तक की सारी स्टेज पे यही सर्किट काम कर रही होगी, और इसी तरह उसकी कैरी और नेक्स्ट स्टेज की कैरी साइमल्टेनियसली मिल रही होगी। ठीक है, और ये वाली जो मिली होगी, इसको हम तुरंत यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज के लिए आई प्लस वन, बी आई प्लस वन और सी आई प्लस वन में यूज कर रहे होंगे, देन वहां पे आई प्लस टू मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हर स्टेज पे ऐसा काम पैरेलली हो रहा है। हाँ, बस इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर केवल ये है कि कैरी जो है साइमल्टेनियसली हमको मिल रही है, कैसे मिल रही है उसका फॉर्मूला देख लो। तो ये पीआई क्या आ रहा है, ए आई एक्स और बी आई। जनरेटर टर्म क्या डेवलप हो रहा है, जनरेटर टर्म क्या आ रहा है, ए आई मल्टीप्लाइड बाई बी आई, है ना? उसके साथ सम कितना आ रहा है, सम आ रहा है उस बिट का पी आई, पी आई यानी कि ये ए एक्स और बी, और इसके साथ साथ एक्स और सी आई। ठीक, और उसके साथ जो कैरी का फॉर्मूला है सी आई प्लस वन, ये कितना आ रहा है, ये आता है पी आई सी आई प्लस जी आई। ये कुछ और नहीं लिखा है, पी आई क्या है, ए एक्स और बी मल्टीप्लाइड बाई सी इन प्लस ए इंटू बी। यही होता है ना, जो फुल एडर की एक्सप्रेशन होती है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, उसको केवल पी आई जी आई के टर्म में इसलिए लिख दिया क्योंकि वो एक बिट के लिए नहीं, वो एन बिट के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम एक बिट के लिए नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए उसको हम पी आई और सी आई के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि इस पी आई और सी आई का यूज हम कई स्टेजेस में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें से पी आई सी आई और जी आई जो भी हैं, पी आई सी आई और जी आई जितने भी हैं, सी आई क्या है, ये भी हमको पिछले स्टेज से मिल रहा होगा क्योंकि हम कैलकुलेट साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पी आई क्या है, ए आई बी आई, ये हमको ऑलरेडी पता होगा, है ना? ऑलरेडी हमको पता होगा, है ना? देन अगेन जी आई भी हमको पता होगा और सी आई भी हमको पता होगा। तो इसमें से कुछ भी, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमको वेट करना पड़े, है ना? पीआई, सीआई और जीआई में। तो मतलब हर स्टेज का कैरी जो है, वो हम साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे ही हम इनपुट अप्लाई करेंगे, उसके साथ-साथ हमको कैरी भी पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा और हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? इस फॉर्मूले का यूज़ करके। क्योंकि इस फॉर्मूले में क्या यूज़ हो रहा है? एआई यूज़ हो रहा है, जो हमको पता है कि उस पर्टिकुलर ith बिट में ए की वैल्यू क्या होगी, उस पर्टिकुलर ith बिट में बी की वैल्यू क्या होगी, जिसको हमको एडिशन करना है। ठीक है? तो ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है, ये भी हमको पता है। तो कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसके लिए हमको वेट करना पड़े। जो सीआई है वो भी कहाँ है, पिछले स्टेज से कैलकुलेट होके आ रही होगी। पिछले स्टेज से, और वो स्टार्ट कहाँ से हुई होगी, जैसे हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज में रिकर्शन पढ़ते हैं ना, तो ये समव्हाट लाइक रिकर्शन है। तो वो स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, सी इन से हुआ होगा। तो सी इन जो भी रहा होगा, चाहे 0 रहा हो, हमने चाहे 0 दिया हो, चाहे 1 दिया हो, तो उस सी इन की वैल्यू के कारण सी वन तुरंत निकल गया होगा। इसको अगर हम सी नॉट बोलते हैं तो सी वन निकला होगा, सी वन से सी टू तुरंत निकल गया होगा, सी टू से सी थ्री निकल गया होगा। तो मतलब उसमें वेट नहीं करना पड़ा होगा, क्योंकि हर स्टेज पे ये पैरेलली कैलकुलेट हो जा रहा है ना? तो यहाँ पे हमको प्रोपगेशन डिले नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि हमको इनपुट्स पहले से दिए थे और हमने कैरी कैलकुलेट कर लिया। तो इसलिए ये टर्म जो है, इस टर्म को यूज करके हर स्टेज की कैरी हम निकाल सकते हैं, प्रायर टू प्रायर टू सप्लाइंग इनपुट और प्रायर टू कैलकुलेटिंग सम। तो सम निकालने से पहले ही हमको कैरी की इनपुट बिट पता चल गई उस स्टेज की। इसलिए ये एडिशन जो है फास्टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अब यहाँ पे सम निकालेंगे,
सेम टाइम में हमारे पास कैरी भी आ जाएगा या पैरेलली कैरी भी आ जाएगा, ठीक है? तो मतलब सम निकालने के लिए हमको वेट नहीं करना पड़ रहा है कि कैरी हमको कैरी बिट कैलकुलेट अलग से नहीं करनी पड़ रही है। बिफोर एडिशन कैरी बिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है? और उसमें जो सीआई यूज़ हो रहा है वो कहाँ से मिलेगा? वो पिछले स्टेज से मिलेगा और पिछले स्टेज वाला पिछले स्टेज से मिल रहा होगा और वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा होगा? कैरी इनपुट से, जो हमने दिया होगा। तो रिकर्सिवली वो कैलकुलेट हो चुका है पहले ही बिफोर बिफोर इवन वी बिगिन टू कैलकुलेट सम, ठीक है? तो इसमें केवल ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें अगर इसको बना लिया और नहीं भी बनाया होगा तो हम नोट्स दे देंगे तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? अब देखो, अब अगर हमारे पास कैसे हम जो हम बोल रहे हैं उसको फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? जैसे देखो सपोज करो तुम पहले स्टेज पे हो, तो पहले स्टेज पे क्या होगा? तुम्हारे पास आई मतलब एक्सक्यूज मी, आई जीरो मतलब फर्स्ट स्टेज ले लिया हमने, जहां पे हम इनपुट दे रहे हैं। तो वहां पे क्या आएगा? पी नॉट की वैल्यू ए नॉट एक्स और बी नॉट, ठीक है? सिमिलरली पी वन की वैल्यू अगर 4 बिट की हम बात कर रहे हैं तो 4 बिट तक लेंगे, ठीक है? ए वन एक्स और ए टू, सॉरी ए वन बी वन होगा। ए वन एक्स और बी वन, पी टू कितना आएगा? ए टू एक्स और बी टू। ये तुम्हारे प्रोडक्ट टर्म आ गए या प्रोपगेशन टर्म आ गए, ठीक है? अगेन उसके बाद जनरेटर टर्म क्या आएगा? जी नॉट कितना आएगा? ए नॉट इंटू, सॉरी, ये जीवन टर्म तुम्हारा नेक्स्ट स्टेज का आएगा। ये इतनी बात क्लियर है? इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? ये तुम्हारा आएगा जी नॉट टर्म आ जाएगा ए नॉट डॉट बी नॉट। अगेन वही वाली सर्किट याद रखना, वो डिलीट कर दिया क्योंकि पेज छोटा था। ये वाली सर्किट याद रखना जो अभी बनाई थी, है ना? ये सम के लिए 2 एक्स और लगते हैं, ठीक है? और यहाँ से ये जनरेटर टर्म कौन वाला आ रहा था? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये जनरेटर टर्म था, ये पीआई टर्म था और ये जीआई टर्म था, है ना? तो जीआई कितना आ रहा है? उन दोनों बिट्स का मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली जी वन स्टेज पे क्या आ जाएगा? ए वन बी वन। सिमिलरली जी टू स्टेज पे क्या आ जाएगा? ए टू बी टू। ये हम स्टार्ट करने से पहले ही हम कैलकुलेट करके रख सकते हैं। जब हमको इनपुट बिट कंडीशन पता हो तो सम निकालने से पहले ही हम ये कैलकुलेशन करके रख सकते हैं, है ना? कैरी के लिए ऑब्वियसली। अब देखो सम कितना आ जाएगा? एस जीरो कितना आ जाएगा? पी जीरो प्लस सी जीरो। एस वन कितना आ जाएगा? पी वन एक्स और सी वन। एस टू कितना आ जाएगा? पी टू एक्स और सी टू, ठीक है? कई सारी बिट्स हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो सकता है, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है? अब देखो कैरी के लिए आओगे तो सी जो हम बोल रहे थे, जैसे सी जीरो है तो ये क्या होगा? ये तो तुम सप्लाई करोगे या हम दे रहे हैं अपने तरफ से, ये इनपुट कैरी है क्योंकि पहली बिट का एडिशन ए नॉट और बी नॉट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके एडिशन के लिए हमें इसमें कोई कैरी आ भी रहा होगा तो वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा ना। तो इनपुट कैरी अगर हम फुल एडर यूज कर रहे हैं और अगर हम कुछ कैरी अपनी तरफ से देना चाहते हैं, ठीक है? वो क्यों हम देना चाहते हैं उसको भी अभी बताते हैं। नेक्स्ट सर्किट जब हम यूज करेंगे तो उससे वो कंट्रोल हो जाएगा कि हम इनपुट कैरी देना क्यों चाहते हैं, क्या जरूरी है देना इनपुट कैरी? नहीं भी जरूरी है अगर तुम नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर हम सीन की वैल्यू जीरो रख दें तो ये नॉर्मल जैसे एडिशन होता है वैसे ही एडिशन हो जाएगा ना। तो तुम जीरो भी रख सकते हो, उसको उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इनपुट कैरी का प्रोविजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फुल एडर यूज कर रहे हैं और उसका एक पर्पज और भी है कि अगर तुम एडर की जगह एज ए सब्ट्रैक्टर इस सर्किट को यूज करना चाहते हो तो उस इनपुट की वैल्यू के हिसाब से उसको हम एडर की जगह सब्ट्रैक्टर भी बना सकते हैं, केवल इनपुट कैरी चेंज करने पे, ठीक है? हालांकि वो बात बाद में करेंगे। पहले केवल ये देखते हैं कि सी नॉट क्या है कि इनपुट कैरी है। अगर हम नहीं देना चाहते तो हम उसको जीरो रख सकते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात है। तो इनपुट कैरी हो गया तुम्हारा, ठीक है? ये तो तुमको मालूम होगा कि तुम इन कैरी क्या दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है? जब भी जो भी वैल्यू होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग सी वन की वैल्यू साइमल्टेनियसली जो कैलकुलेट हो रही होगी वो कितनी आ जाएगी? पी नॉट सी नॉट प्लस जी नॉट। इसमें कोई ऐसा टर्म है जो पहले से कैलकुलेटेड नहीं है। सी नॉट हमें पता है, पी नॉट हम यहाँ से निकाल चुके हैं,
जी नॉट हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है? तो C1 की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी तुरंत। देन C2 की वैल्यू कितनी होगी? C2 की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी? P1 C1 प्लस G1 ith बिट के लिए, है ना? देन अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? P1 C1 की जगह यही वैल्यू पुट कर सकते हैं C1 की जगह, है ना? तो ये कितना आ जाएगा? P नॉट C नॉट प्लस G नॉट प्लस G1 C2 की वैल्यू, है ना? सिमिलरली C3 की वैल्यू अगर हमको निकालनी होगी तो कितनी आ जाएगी? P2 C2 प्लस G2 G2 पहले से कैलकुलेटेड है, P2 पहले से कैलकुलेटेड है, C2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ की इसकी वैल्यू अगेन हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, है ना? तो ये रिकर्सिवली देखो ये कैलकुलेट होता चला जाएगा। तो बिफोर जब हमको सम चाहिए होगा उससे पहले ही हमारे पास सारी कैरी की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी, ठीक है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसके फॉर्मूलाज हैं, मतलब थोड़ा सा देखना पड़ता है उसको, ठीक है? तो इसका सर्किट जो बनती है वो कॉम्प्लेक्स बनती है। कॉम्प्लेक्स क्यों बनेगी? क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस तुम प्रायर प्रायर कर रहे हो प्रायर टू एडिशन। एडिशन के पहले ही तुमको बहुत सारी कैलकुलेशन करके रखनी है। मतलब जो तुम्हारा प्रोपगेशन टर्म है पी और जो तुम्हारा जनरेटर टर्म है जी, ये तुमको बिफोर एडिशन कैलकुलेट करके रखना है, ठीक है? इसलिए इसमें सर्किट जो बनेगी उसमें बहुत सारे एंड गेट, बहुत सारे और गेट्स भी लगेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी सर्किट की बढ़ रही है। तो तुम्हारे पास स्पीड क्या हो रही है? स्पीड बहुत बेटर हो रही है। बहुत बेटर मतलब स्पीड बहुत कम हो रही है कैलकुलेशन की, बहुत फास्ट एडिशन हो रहा है। उसके साथ साथ तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या बढ़ रही है? कॉम्प्रोमाइज क्या करना पड़ रहा है? सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी पे। सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुमको हार्ड वायर्ड सर्किट एक तरह से तुम क्रिएट कर रहे हो, है ना? जहां पे तुमको बहुत सारी कैलकुलेशंस प्रायर टू एडिशन कैलकुलेट करके रखनी है। तुम सर्किट पे नहीं छोड़ रहे हो बहुत सारी कैलकुलेशन, तुम खुद से सारा कुछ कैलकुलेट करके रखना चाह रहे हो प्रायर टू एडिशन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको बहुत सारी सर्किट्स, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स कहने का मतलब बहुत सारे लॉजिक गेट्स ऑलरेडी तुमको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो या उसको कैरी लुक अहेड नेटवर्क भी बोलते हैं। ये जितना पीआई और जीआई का कैलकुलेशन यहाँ पे हमने ये इस फॉर्मूले से कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली लॉजिक गेट से हो रहा होगा ना, एंड और गेट से, है ना? और एंड और गेट लगाए होंगे, एक्सऑर गेट लगाए होंगे, तो वो कैरी लुक अहेड नेटवर्क बोलते हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क तुमको ऑलरेडी अदर देन समेशन, समेशन के लिए क्या करते हैं? एडिशन के लिए तुम्हारे एक्सऑर गेट लगेगा, है ना? और कैरी के लिए तुम्हारे एक्सऑर गेट मल्टीप्लाइड विथ एक्सऑर गेट, एंड गेट और गेट लगता है। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें बहुत सारे गेट्स और भी लग रहे होंगे इसके पीआई टर्म के लिए और जीआई टर्म के लिए। तो तुम्हारी सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है? बट तुम्हारा फायदा क्या है कि ये फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट है, स्पीड इसकी बहुत अच्छी है, बहुत फास्ट सर्किट है। एक डिसएडवांटेज इसका क्या है कि बहुत सारी सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जा रही है, केवल उसी कारण से तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है? सेकंड थिंग क्या है कि इसमें जो प्रोपेगेशन डिले है, अगेन इस पे भी अब जैसे ही तुमने कैलकुलेट किया तो सम तो कैलकुलेट हम कर ही रहे होंगे ना। सम हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो सम किसी भी स्टेज का दो एक्स और गेट के थ्रू ही होके आ रहा होगा ना। तो एक इसका डिले होगा, कुछ कुछ तो डिले लगेगा, यहाँ पे इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट आया तो कुछ तो टाइम लगा होगा। देन अगेन यहाँ पे सेकंड स्टेज पे भी कुछ टाइम लगा होगा। तो अगर एक एक टीपीडी उसमें लग रहा है तो टू टीपीडी इसमें लग रहा होगा, ठीक है? बट अब यहाँ पे हर स्टेज पैरेलली कैलकुलेट हो रहा है, तो एक टीपीडी जिस स्टेज में लगा होगा, हर स्टेज में टू टीपीडी ही लग रहा है ना? वो कैरी नहीं हो रहा है टाइम। वो कैरी का जो टाइम था, या जो प्रोपगेशन डिले था, वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज कैरी नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब कहने का क्या है कि जो प्रोपगेशन डिले है, जो भी प्रोपगेशन डिले है वो इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ बिट्स के, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर तुम 10 बिट का एडिशन कर रहे हो कैरी लुक अहेड एडर से, तो हर एक में सम के लिए 2 टीपीडी ही डिले लग रहा होगा, ठीक है? अगर पैरेलल में करते हैं तो क्या होता है? पैरेलल में करते हैं तो पैरेलल में करते हैं तो हर एक का कैरी जो है वो प्रोपेगेट करता है, इसलिए उसमें टाइम वो ऐड होता चला जाता है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक नेक्स्ट स्टेज वाला नहीं आएगा, है ना? तो वो ऐड होता जाता है, कैरी कैरी का टाइम ऐड होता चला जाता है। तो इसलिए वो 2 एनटीपीडी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हर स्टेज सेपरेट कैलकुलेशन हो रही है, इसलिए वो केवल इंडिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ बिट्स कितनी कैलकुलेट हो रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ बिट्स बढ़ेंगे तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, बट स्पीड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्पीड उससे इंडिपेंडेंट है। नंबर ऑफ बिट्स से कैरी लुक अहेड एडर का प्रोपगेशन डिले इंडिपेंडेंट है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई क्या?
थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि नोट्स भी नहीं है, तो नोट्स हम भेज देंगे, तो एक बार उसको स्टडी कर लेना, ठीक है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है सिलेबस के हिसाब से फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, अब सीक्वेंशियल सर्किट्स आती हैं। तो अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ रहे थे, ये सारी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। कॉम्बिनेशनल और सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या अंतर है? किसी को मालूम है? कि लास्ट क्लास में शायद बताया था। यस कॉम्बिनेशन, सर। हाँ, क्या अंतर है? सर कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो प्रेजेंट आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट पे बस डिपेंड करता है, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट में हम पास्ट आउटपुट को भी कंसीडर करते हैं। पास्ट आउटपुट को भी कंसीडर करते हैं। अच्छा, और कोई डिफरेंस? और सर सीक्वेंशियल सर्किट में पास्ट आउटपुट को स्टोर करने के लिए हमको कुछ स्टोरेज एलिमेंट चाहिए होता है, बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। अगेन गुड। बेसिकली क्या है, मतलब ये बहुत ही टेक्निकल टर्म होता है। बेसिक बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें एन एक्स्ट्रा मेमोरी एलिमेंट। शिवम राठौड़, गुड। बेसिकली क्या है कि हमको पता कैसे चलता है, पास्ट आउटपुट बोले या प्रीवियस इनपुट बोले या कुछ भी बोल रहे हैं, बेसिकली इसमें क्या होता है, फीडबैक होता है, ठीक है? सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक होता है, क्योंकि वो प्रोविजन कैसे आता है, हमें पता कैसे चलेगा कि पहला का क्या था? तो इसमें बेसिकली फीडबैक होता है, ठीक है? सिक्वेंशियल सर्किट में फीडबैक का प्रोविजन, फीडबैक कहने का मतलब वही है कि पिछला जो कुछ आउटपुट है, कॉम्बिनेशनल में क्या होगा, कॉम्बिनेशनल में तुम्हारा जो प्रेजेंट आउटपुट है वो केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होता है, लेकिन सिक्वेंशियल में क्या है कि सिक्वेंशियल में प्रेजेंट आउटपुट पास्ट आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है? प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है? तो इसमें तुम्हारा एक टर्म आता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? ये क्या होता है? ये इट इज द बेसिक मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी एलिमेंट कहने का मतलब है, मेमोरी एलिमेंट कहने का मतलब है कि स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, और बेसिक मेमोरी एलिमेंट कहने का मतलब है कि 1 बिट का है, ठीक है? बेसिक मेमोरी एलिमेंट, ठीक है? इसी को यूज करके, फ्लिप फ्लॉप यूज करके ही तुम्हारी सारी मेमोरीज बनती हैं, चाहे वो कंप्यूटर की मेमोरीज हो, चाहे चाहे जहाँ की मेमोरीज हो। उसका आर्किटेक्चर चेंज होता रहता है टाइम के साथ, लेकिन वो काम क्या करती हैं? वो काम एज ए फ्लिप फ्लॉप ही करती हैं, ठीक है? या मेमोरी एलिमेंट का ही काम करती है। तो जब भी कभी पूछे कि बेसिक मेमोरी एलिमेंट क्या है, तो वो फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है? और इट कैन स्टोर 1 बिट, ठीक है? 1 बिट डेटा, इट कैन स्टोर 1 बिट डेटा। बेसिक फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है? और ये क्या होता है कि इट इज फ्लिप फ्लॉप्स हैव टू फ्लिप फ्लॉप्स हैव टू स्टेबल स्टेट। टू स्टेबल स्टेट कहने का मतलब, टू स्टेबल स्टेट, स्टेबल मतलब जहाँ पे वो कांस्टेंट रह सके, तो 0 और 1, तो टू स्टेबल स्टेट्स है, ठीक है? तो इसलिए इसको फ्लिप फ्लॉप्स को कई बार हम, हालांकि ये कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा सा जरूरी नहीं है ये चीज, इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है? तुम लोगों को ये बाई स्टेबल और स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का कॉन्सेप्ट वैसे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जानो कि टू स्टेबल, जैसे टू स्टेबल स्टेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं, जो जो वाइब्रेट करता रहे 0 से 1 के बीच में, ठीक है? तो अगर अगर उसमें केवल एक स्टेबल स्टेट है, कहने का मतलब 0 है ना, अगर किसी किसी सर्किट का ऐसी ऐसी कंडीशन है कि वो 0 पे ही कांस्टेंट रहे, फिर उसको हमने कोई पल्स दी, तो वापस से 1 पे जाके वापस 0 पे आ गया, कुछ समय 1 पे रहा, जब हमने उसको इम्पल्स ट्रेन दी या कुछ भी हमने उसको एक्साइटेशन दिया, देन अगेन उसकी स्टेट 0 रही, ठीक है? तो इसको क्या है, इसकी स्टेबल स्टेट कौन सी है? 0 की है ना? तो इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल, मतलब एक स्टेबल स्टेट है, ठीक है? और अगर कोई ऐसी सर्किट है जो अपने आप 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, 0 से 1 मतलब 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये फ्री रनिंग ऐसे काम करे, ऑसिलेट कर रही है ना, 0 से 1 के बीच में, इसको ऑसिलेटर बोलते हैं। और ये होती है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मतलब इसमें कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है। 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये कॉन्टिन्यूअसली
स्विंग कर रही है, तो इसको बोलते हैं अस्टेबल। अगर कोई भी एक स्टेज स्टेबल है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, जैसे यहाँ पे देखो 0 स्टेबल स्टेट है, एक हमने एक्साइटेशन दिया तो कुछ देर ये 1 पे रहा, फिर अगेन ये 0 पे आ गया, फिर हम एक्साइटेशन देंगे तो ये फिर 1 पे आ जाएगा, फिर अगेन ये 0 पे आ जाएगा। तो स्टेबल स्टेट इसकी 0 है, तो इसको बोलते हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, ठीक है। देन फ्लिप फ्लॉप तुम्हारे क्या है, ये ऐसे है कि जैसे अगर ये 0 पे है तो 0 पे ही रहेगा, फिर हमने एक्साइट किया तो 1 पे आ गया, अब 1 पे आ गया तो 1 पे रहेगा, फिर जब तक हम इसको कोई इम्पल्स नहीं देंगे या फिर से कोई एक्साइटेशन नहीं देंगे, फिर हमने एक्साइटेशन दिया इसको, तो फिर से ये 0 पे आ गया, तो मतलब इसकी 0 भी स्टेबल स्टेट है, 1 भी स्टेबल स्टेट है, ठीक है, इसलिए इसको बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो फ्लिप फ्लॉप, एक एक होता है फ्लिप फ्लॉप, एक होता है लैच। फ्लिप फ्लॉप और लैच में अंतर किसी को पता है क्या? सर लैच में क्या होता है कि जो कंट्रोल इनपुट वो हम इनेबल देते हैं और हम्म, फ्लिप फ्लॉप में कंट्रोल इनपुट हम क्लॉक देते हैं। हाँ, बेसिकली क्लॉक पे ही बोलते हैं। लैच जो है एसिंक्रोनस सर्किट है। एसिंक्रोनस जब भी टर्म बोले तो उसका मतलब है कि वो क्लॉक से इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्लॉक। तो लैच क्या है तुम्हारा? एसिंक्रोनस सर्किट है, मतलब इट डज नॉट रिक्वायर क्लॉक, ठीक है, सिंपली नो क्लॉक बोल दो, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो तुम्हारी सिंक्रोनस सर्किट है, मतलब इट वर्क्स विथ क्लॉक, क्लॉक के हिसाब से चलती है, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, फ्लिप फ्लॉप तुम्हारा, लैच जो तुम्हारा है वो लेवल सेंसिटिव होता है। लेवल सेंसिटिव यानी लेवल ट्रिगर्ड होता है। और फ्लिप फ्लॉप जो है तुम्हारा वो लेवल सेंसिटिव भी हो सकता है और एज सेंसिटिव भी हो सकता है। तो जो तुम्हारी क्लॉक्स होती हैं, जैसे हम क्लॉक बनाते हैं ना, कोई भी क्लॉक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसे काउंटर पढ़ोगे आगे, तो उसके लिए क्लॉक की जरूरत होगी। तो अगर हम कोई भी क्लॉक, जैसे देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, हमने कोई भी रेक्टेंगुलर क्लॉक यूज की, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, टाइम पीरियड, एक एक टाइम पीरियड कहाँ पे होता है क्लॉक का, जहां से पॉजिटिव एज आई और नेक्स्ट पॉजिटिव एज आने तक वो उसका टाइम पीरियड होता है ना। तो उसके टाइम पीरियड के अगर हम पॉजिटिव एज को ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है, क्लॉक को कहीं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उसकी ट्रेलिंग एज पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं निगेटिव एज ट्रिगरिंग, क्योंकि उसकी हम निगेटिव एज या ट्रेलिंग एज को के हिसाब से सर्किट हम बना रहे हैं या सर्किट की वर्किंग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज या ट्रेलिंग एज दोनों ही नहीं बना रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं दिया है, केवल ऐसे ऐसे क्लॉक दी है, ठीक है, तो जनरली वो हमेशा दिया होगा या तो पॉजिटिव एज या तो नेगेटिव एज। और जब भी फ्लिप फ्लॉप पे हम देते हैं, तो अगर हम एरो ऐसा बनाए हैं तो वो पॉजिटिव एज के लिए होता है, अगर हम एरो के पहले बबल लगाए हैं ऐसा, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव एज। और अगर हम कुछ नहीं लगाए हैं, केवल ऐसे कनेक्ट किए हैं सिंगल लाइन से, या जैसे यहाँ पे ना ऊपर का एरो लगाए ना नीचे का एरो लगाए हैं, तो वो होता है लेवल ट्रिगरिंग, ठीक है। अब वो उसका मतलब समझ में आ जाएगा, केवल अभी ये समझ लो कि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है, ठीक है। उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे कर रहा है, पॉजिटिव एज का मतलब क्या है, नेगेटिव एज का मतलब क्या है, ठीक है। तो लैच में तुम्हारे अंतर आ गया, लैच और फ्लिप फ्लॉप में। तो लैच तुम्हारा एसिंक्रोनस होता है। एसिंक्रोनस कहने का मतलब क्या हो गया, क्लॉक की जरूरत नहीं होती लैच को, फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक की जरूरत होती है। और फ्लिप फ्लॉप जो तुम्हारा होता है एज ट्रिगर्ड होता है, ठीक है, एज ट्रिगर्ड, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और निगेटिव एज ट्रिगर्ड दोनों हो सकता है। लेकिन लैच क्या है, लैच हमेशा लेवल ट्रिगर्ड होता है, ठीक है। लेवल मतलब जैसे ही क्लॉक की ये ड्यूरेशन है ना, ये लेवल ट्रिगर्ड होता है। और ये क्लॉक का जो राइजिंग एज या फॉलिंग एज है, ये एज ट्रिगरिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही जानना होता है कि बेसिक यही कॉन्सेप्ट है कि क्लॉक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर क्लॉक यूज हो रही है तो वो लैच फ्लिप फ्लॉप है, अगर क्लॉक नहीं यूज हो रही है तो वो लैच है, ठीक है। तो देखो तुम्हारे इसमें फ्लिप फ्लॉप में तुम्हारे सिलेबस में भी ये इतने सारे हैं। इसमें है एस आर लैच और एस आर फ्लिप फ्लॉप,
ठीक है, लैच 1-2 डिस्कस कर लेंगे, बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप ही हैं। लैच मेरे ख्याल से सिलेबस में है नहीं तुम्हारे, बट लैच से ही फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। ठीक है, देन अगेन जेके फ्लिप फ्लॉप, देन डी फ्लिप फ्लॉप, देन टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एसआर में एस स्टैंड फॉर सेट, आर स्टैंड फॉर रीसेट। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप, ये एक्चुअली इसके जो साइंटिस्ट जिसने इसको बनाया था उसके नाम पे लिखा, उसके नाम पे पड़ा है, तो उसका नाम था जैक किल्बी, जैक एंड किल्बी, तो उनके नाम पे जेके फ्लिप फ्लॉप पड़ा है। डी पे, डी का नाम है डेटा, डेटा फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, या इसको ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। टी इज टॉगल, टॉगल मतलब वन है तो जीरो, जीरो है तो वन। ठीक है, जब भी टी की वैल्यू वन होती है तो वो स्टेट चेंज कर देता है, इसलिए इसका नाम टॉगल है। तो टॉगल के हिसाब से इसको डी फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, इस डी फ्लिप फ्लॉप को डेटा फ्लिप फ्लॉप, डी फॉर डेटा, या इसको ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं। ठीक है, जेके, जैक किल्बी जो साइंटिस्ट ने इसको बनाया था उसके नाम पे बोलते हैं। इसको नोट कर लेना, ये शायद नोट्स में भी नहीं मिलेगा। और एसआर सेट और रिसेट। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, और होपफुली काउंटर तक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नोट्स एक दो घंटे में तुमको दे देंगे, एडिटेड नहीं है, तो एक दो घंटे बाद तुमको नोट्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो तुमको शेड्यूल मिल जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो आज की क्लास का, या टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन अगर हो तो। सर टॉगल का मतलब क्या बताए हैं अभी आप? टॉगल मतलब बेटा ये होता है, जैसे टॉगल मतलब हो गया स्विंग, जैसे स्विंग करते हैं ना, मतलब अभी बताया ना, जैसे वन है तो, जैसे जीरो है और टी की बिट वन है ना, टी इज इक्वल टू अगर वन है कॉन्टिन्यूअसली, तो जीरो अगर आउटपुट था तो वो जीरो से वन कर देगा जब क्लॉक आएगी। देन अगेन जब क्लॉक मिलेगी तो वन से जीरो कर देगा, देन अगेन जीरो से वन कर देगा, देन अगेन वन से जीरो कर देगा, जब तक टी इज इक्वल टू वन है। तो जब भी टी सेट होता है, इसको टी इक्वल टू वन को सेट बोलते हैं। सेट यानी कि ऑन, है ना, या हाई बोल देते हैं सिंपल। जब भी टी बिट हाई है तो हमेशा आउटपुट को कभी रेस्ट नहीं कराएगा, आउटपुट को हमेशा टॉगल करता रहेगा, आउटपुट को हमेशा चेंज करता है। टॉगल मतलब चेंज, है ना। तो जब भी टी की वैल्यू हाई होगी, टी क्या है, टी उस फ्लिप फ्लॉप का, टी फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है। कहने का मतलब जैसे सिंपल ऐसा हम ब्लॉक बनाते हैं, है ना, ऐसे सिंपल हम ब्लॉक बना देते हैं। अभी अभी इसकी वर्किंग नहीं पता है तो केवल हम ब्लॉक डायग्राम से बता देते हैं। अगर टी की वैल्यू वन है ना, कॉन्टिन्यूसली हमने वन रखी है, और यहाँ पे हमने क्लॉक दी है पॉजिटिव एज, ठीक है, तो आउटपुट तुम्हारा कुछ भी हो, हम कह रहे हैं पहला आउटपुट जीरो था, ठीक है, तो जब भी क्लॉक आएगी ना, ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है सपोज करो, ठीक है, आउटपुट तुम्हारा क्या था इनिशियली जीरो, जब भी पॉजिटिव क्लॉक आई ना तो वो टी की वैल्यू देखेगा, टी की वैल्यू वन थी तो जीरो से वन कर देगा नेक्स्ट क्लॉक तक। फिर नेक्स्ट क्लॉक आई, देखा नेक्स्ट क्लॉक मिली पॉजिटिव एज, देखा टी की वैल्यू अगेन वन है, तो फिर वो वन से जीरो कर देगा, देन नेक्स्ट क्लॉक तक जीरो रहेगी, फिर देखेगा क्लॉक, नेक्स्ट क्लॉक आई, टी की वैल्यू देखा वन है, ठीक है, वन है, तो फिर अगेन वो जीरो से वन कर देगा। तो वो क्या कर रहा है, टॉगल मतलब हमेशा चेंज कर दो या इन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो हमेशा जीरो से वन कर देगा, वन से जीरो कर देगा, कब तक करेगा, जब तक टी की वैल्यू वन है। तो टॉगल मतलब क्या है, एक तरह से चेंज कह दो, ठीक है, टॉगल मतलब स्विंग कर रहा है बिटवीन टू वैल्यूज लगातार, या उसको चेंज बोल लो या तो उसको स्विंग बोल लो, ठीक है, समझने की बात है, इंग्लिश वर्ड है, उसका कोई हिंदी ट्रांसलेशन है नहीं, है ना। तो यस टॉगल सर। मतलब वो स्विंग कर रहा है लगातार जीरो से वन के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। हाँ, और कोई यस सर। क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन। तो नोट्स हम कोशिश करेंगे कि शाम तक मिल जाए, क्योंकि अभी एडिटेड नहीं है, अभी हम बस वही इस कैम स्कैनर से प्रिपेयर ही कर रहे थे, तब तक टाइम हो गया, तो हम एडिट करके उसको ना तुमको तुम्हारे लिए भेज देंगे। किसी को चाहिए होगा अलग से कोई ग्रुप पे जिसको ना मिल पाता हो, अगर कोई ऐसा हो जिसको एडिशन जो ग्रुप पे ऐड ना हो, तो वो हमको भी बता सकता है, तो हम उसको पर्सनली भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो थैंक यू आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तुमको शेड्यूल मिल जाएगा।